एस्केप स्पीड आपने लास्ट राउंड में निकाली थी ना, और एस्केप स्पीड आपने लास्ट निकाली थी, वो आपने निकाली थी √2GR। यहाँ तक हमने निकाल के छोड़ दिया था। सही है, बढ़िया। इसके आगे मैंने कहा था दो चीज़ें आपके लिए निकालेंगे, एक तो वैल्यू निकालूंगा और एक मैंने कहा एक रिलेशन बताऊंगा, तो उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। जो आपने लास्ट में उसमें निकाली है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, है ना। इसको थोड़ा छोटा करना। चलो, तो मैंने कहा अगर आप v = √2dr निकालते हैं तो उसके नीचे आप बता दीजिएगा। उसके नीचे आप बताएंगे v = कितना हो जाएगा, √, ये तो बता ही दिया होगा, है ना। एस्केप स्पीड नीचे एक काम करो, वैल्यू निकाल दो, और इनटू ये आपको सब याद ही है। 6.38 × 10⁻⁶ इस पे आएंगे तो आपका v = कुल मिलाकर आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, फिर इसमें बात कर लेता हूँ 1 सेकंड में। चलो ठीक है, कर दो ना जो करना। नहीं, कहीं तक आप पहुंच गए थे, तुम्हारा डाउट लास्ट में देखेंगे निकालने के बाद, है ना। चलें, क्या आपने निकाल दिया 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, हाँ है ना, बताएं। और जब आप इतना निकाल देते हैं तो एक बात समझ में आ गई होगी, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इस वेलोसिटी से या फिर ग्रेटर देन दिस वेलोसिटी, ये मिनिमम रिक्वायर्ड है कि कम राउंड अप मान लो 11 किलोमीटर पर सेकंड थोड़ी देर के लिए, अगर आप 11 पर किलोमीटर सेकंड या उससे ज़्यादा की वेलोसिटी पे फेंकेंगे तो ये वेलोसिटी क्या कहलाएगी, एस्केप। और एस्केप का मतलब याद है, ऐसा ऑब्जेक्ट अब लौट कर वापस अर्थ सरफेस पे नहीं आएगा, या अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगा। तो एक तो आपके यहाँ वैल्यू निकालने को आती है, कई बार हम ऑब्जेक्टिव वगैरह में सिंपल टिक करने फिल इन द गैप्स में आ जाती है, तो ये याद रहेगी। अब एक छोटी सी कंडीशन बता दें, कंडीशन या नोट लिख दो। कंडीशन या नोट में लिख दीजिएगा ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट। कंडीशन या नोट में आप बता देंगे ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट, और ऑर्बिटल स्पीड पे जाओगे तो आपको याद आएगा, ये हमने पहले निकाला है, ऑर्बिटल स्पीड होती है v = √GR। ठीक, और चले जाते हैं एंड एस्केप स्पीड पे जाओगे तो क्या आपका ध्यान जा रहा है, एस्केप स्पीड है इसका मतलब दो काम हम यहाँ से निकाल सकते हैं। पहला तो डायरेक्ट दिख रहा होगा कि आपको ऐसा नजर आता है v = √GR, तो v हो जाएगी, साथ में √2 बचेगा, तो ये होती है √2 डॉट vo। क्या है, समझ में आ जाता है, हाँ या ना। और इसके बाद हम जाएंगे मैथमेटिकल एक इंटरप्रिटेशन पे, तो उसको डिस्कस करेंगे। कभी कोई आपसे रिलेशन निकलवाता है ऑर्बिटल और एस्केप स्पीड का, तो दे रहा सिंपल सा 1 नंबर लायक। कभी कभार इसमें एक चीज़ और पूछेगा, और उसके लिए आता हूँ, इसका मतलब ध्यान देखना ये भी होगा कि आपका v = होगा 1.414 vo। क्या आप इससे सहमत हैं? इसका मतलब आप ज़रा और देखें, चूँकि आप परसेंटेज पढ़ चुके हैं तो बड़े आराम से थोड़ा सा और डिटेल कर देता हूँ। 1 + 0.414 का मतलब होगा, एक बार परसेंटेजेस इंक्रीज और डिक्रीज करना आपको दिखाई थी, जरा ध्यान देखें कि आपको ऐसा याद आता है। पहले एक चीज़ बताता हूँ, मैंने कहा था अगर कोई भी x है और 1.1x का मतलब होगा 10% आपने बढ़ा दिया है। 10% का मतलब ही होता है 0.1। तो देखें ध्यान से, भी 41 मान लेता हूँ, ये 1.41 है, इसका मतलब दिख रहा है 41% बढ़ा है। जिन्हें नहीं समझ में आता उनके लिए मैंने बिल्कुल डिटेल निकाल दिया, कितना होगा vo प्लस, और जिन्हें फिर भी समझ में नहीं आए, अभी मैंने कहा ये तुम्हारे ऊपर है, 2 स्टेप से चलेगा या 1 से, वो तुम देख लेना है जैसे तुम्हें समझ में आ जाए।
मैं पूरा निकाल देता हूँ, ज़रा वीओ मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब क्या होगा, वीओ प्लस नहीं देखा, बस इतना निकाल दो, फिर मैं मीनिंग बता देता हूँ। V इज इक्वल्स टू आप दिखा देंगे वीओ प्लस 41.4% ऑफ वीओ। मिल गया क्या इतना? इसका मतलब ध्यान देखना, अगर आप ऑर्बिटल स्पीड को 41% बढ़ा देंगे तो वैल्यू हो जाएगी एस्केप स्पीड के बराबर, यानी वो सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट छोड़ करके बाहर भाग जाएगा। तो क्या ये क्लियर हो जाता है? नीचे इस लाइन को थ्योरेटिकली दिखा दें, दस A satellite will escape नीचे आप बता देंगे does a satellite will escape from its orbit, does a satellite will escape from its orbit if its speed is, if its orbital speed is increased by, if its orbital speed is increased by 41.4%, if its orbital speed is increased by 41.4%, अगर आप इसकी स्पीड को 41.4% इंक्रीज कर रहे हैं तो ये अपनी ऑर्बिट से बाहर हो जाएगा। क्या ये मेरी बात क्लियर हो जाती है? हाँ या ना? बढ़िया। तो ये तो आपने पढ़ लिया। हम कहते हैं क्या क्या चीज़ है, एक आपने पढ़ लिया एस्केप स्पीड, ड्यूरेशन सैटेलाइट और सारे सैटेलाइट्स की ऑर्बिटल और टाइम पीरियड एटसेट्रा। क्या अब इनमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं? अब यही एक रीज़न आता है, ध्यान देखना, एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन मून। एक सिंपल हेडिंग डालिएगा, एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन मून। क्या आप डाल देंगे? एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन मून। एक सवाल छोटा सा आता है कि आखिरकार मून पे आपका एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? तो मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, इसका क्या रीज़न बताओगे? ग्रेविटी। ग्रेविटी होने से क्या होगा? ग्रेविटी का असर आपका ये पड़ता है, ध्यान देखें, क्योंकि मून पे आपकी ग्रेविटी है कम, और मून पर अगर ग्रेविटी कम है, ज़रा देखो एक मिनट, जो आपकी एस्केप स्पीड है किसी भी सैटेलाइट के लिए वो आपकी कितनी आती है? √2gr, यही आती है। और √2gr में मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी g है कम, यानी ध्यान देखना मून के लिए आपकी एस्केप स्पीड भी कितनी होगी? कम। फॉर एग्जांपल मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूँ, मून के लिए जो आपकी एस्केप स्पीड होती है वो होती है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। अभी आपने अर्थ के लिए कितनी निकाली है? और मून का मैं कितना बता रहा हूँ? 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका परिणाम समझ में आता है? क्या आपने ध्यान दिया होगा, अगर हम ये मान के चलें कि आपके मून पे चलोगे एटमॉस्फेयर नहीं है, अभी हम सोचेंगे अपने को मून पे प्लॉटिंग करनी है, तो क्या करेंगे? यहाँ से ऑक्सीजन के टैंक दर टैंक पहुँचाएँ और एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दें। क्या ऐसा क्रिएशन पॉसिबल है? भाई मेरा सवाल समझ में आ रहा है ना? ऐसे पॉसिबल हो सकता है, बोले आराम से अपन टैंक दर टैंक ऑक्सीजन ले आके अगर वहाँ छोड़ दें तो एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर हम वी कैन प्रोड्यूस दैट ऑन द सरफेस ऑफ मून। लेकिन ध्यान रखना, ये कर तो दोगे, ये एटमॉस्फेयर तुम्हारा सक्सेसफुल होगा रात में, अगर तुम रातों रात वहाँ ऑक्सीजन पहुँचा दो तो। लेकिन एक महान काम क्या होगा, जैसे ही सुबह होगी, सुबह होने का मतलब सूरज निकलना, सोलर रेडिएशंस आना, और क्या आपको मालूम है, जैसे ही सोलर हीट आएगी एटमॉस्फेरिक गैसेस हीट अप होंगी, और हीट अप कह रहा हूँ मतलब दीज विल लिफ्ट अप, और इनकी स्पीड बराबर बढ़ती है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा मीन थर्मल स्पीड या एवरेज थर्मल स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैसेस, ये लगभग 2.5 किलोमीटर पर सेकंड तक पहुंच जाती है अगर हम कंटिन्यूसली हीटअप कर रहे हैं।
अब अर्थ पे ध्यान देखना, ये काम अर्थ पे भी होता है, चिंता मत कीजिएगा। अर्थ पे भी आपकी गैसेस गर्म होती हैं और दिन भर में ऊपर भागना शुरू करती हैं, लेकिन भागना शुरू करने के बावजूद ध्यान देखना ये अर्थ से बाहर नहीं जा पाएंगी। चाहे जितना ऊपर चली जाए बाहर नहीं जाने वाली, क्योंकि इनकी स्पीड है 2.5 और अर्थ के लिए एस्केप स्पीड कितनी है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। जब मून पे ज़रा देखना क्या होगा, नज़र आ रहा है, इसलिए कहीं दोपहर में 1 बजते 2 बजते 3 बजते इसलिए मैंने कहा क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर इज नॉट पॉसिबल ऑन द मून, मरकरी और लाइक वाइज स्मॉल प्लेनेट्स और द सैटेलाइट्स। इज दिस कंसेप्ट क्लियर टू यू और नॉट? तो एक काम करना, यही आपने हेडिंग डाली थी, क्या डाली थी आपने, छोटी सी, एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन मून। इसमें आप लिख दिएगा द साइज ऑफ मून, लिख दें द साइज ऑफ मून और द प्लैनेट्स लाइक मरकरी इज ए स्मॉल। द साइज ऑफ मून और प्लैनेट्स लाइक मरकरी इज स्मॉल, और प्लैनेट्स लाइक मरकरी इज स्मॉल। Thus the escape speed for moon thus the escape speed for the moon is also very less. Escape speed for moon is also very less, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ब्रैकेट में आपने कितना लिखा, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। कोई समस्या यहाँ से यहाँ तक? हाँ ना। अब पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, नीचे आप बताएंगे द एटमॉस्फेरिक गैसेज लिफ्ट अप ड्यू टू द सोलर रेडिएशंस। The atmospheric gases lift due to the solar radiations and the mean thermal speed of molecules reach up to 2.5 kilometer per second, and the mean thermal speed of molecules reach up to 2.5 kilometer per second. So the molecules of gases cross the gravitational field of moon. So the molecules of gases cross the, क्या आपने कहा था, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मून एंड एस्केप अवे। बस बहुत है, इतना ज़्यादा हो तो लिख दो, द एटमॉस्फेयर इज एब्सेंट, बच्चों वाली बात, एंड एस्केप अवे, भाग जाते हैं। ज़्यादा हो तो एक लाइन बढ़ा दो, द एटमॉस्फेयर इज एब्सेंट, और नहीं लिखना हो तो मत लिखो, ये तो समझ में वैसे ही आ रहा है। ठीक, अब इसके बाद कराते हैं कुछ और छोटी मोटी चीज़ें, और एक छोटी मोटी चीज़ों में एक नेक्स्ट आएगा, और नेक्स्ट आप बताएंगे। इसके बाद अगला आप बता दीजिएगा, या आप बताइएगा टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। नेक्स्ट आप डालेंगे टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। ठीक, जब आप टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की बात करते हैं तो फिर मैं अगली बात करता हूँ कि आपको ऐसा ध्यान है, जो आपका सैटेलाइट है उसके पास 2 टाइप की एनर्जी होंगी। नंबर 1, जिनमें से एक आपने पिछले किसी टर्म में पढ़ी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सम प्लेनेट, दैट्स व्हाई इट मस्ट हैव द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एंड नेक्स्ट वन, इट इज रिवॉल्विंग, दैट्स व्हाई इट मस्ट हैव सम काइनेटिक एनर्जी। और फिर लास्ट में दोनों टोटल कर लेंगे, कोई महान बात नहीं है। तो एक काम करते हैं, एक सिंपल एक काम का हेडिंग डाल दिया आपने, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। इसमें आप लिख दीजिएगा, इफ अ सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m
नीचे आप बताएंगे फिर सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m इज रिवॉल्विंग अराउंड a planet of mass capital M is revolving around a planet of mass capital M at a height h from its surface then it possesses two energies at a height h from its surface then it possesses two energies number A gravitational potential energy नंबर ए आप बताएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में आप बताइएगा एज द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग विदिन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ अर्थ करेंगे सर प्लेनेट करें कुछ भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है फील्ड ऑफ चाहे प्लेनेट कर दो चाहे अर्थ कर दो सो इट possesses potential energy अब कोई भला आदमी जो है मुझे पीछे पलट के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ जी बड़ा कैपिटल एम स्मॉल एम जी कैपिटल एम स्मॉल एम को ना ठीक और साथ में एक माइनस क्या मिल जाता है हाँ है ना ये आप कह सकते हैं और ध्यान आ गया रेडियस क्या होती है टोटल प्लेनेट क्या होते हैं प्रैक्टिस में आ गया होगा प्लस हाइट लिख दें तो डायरेक्ट था इसलिए मैंने आप पहले ही निकाल चुके हैं शायद पिछले किसी टर्म पे निकाला था 1-2 दिन पहले क्या आप बता देंगे u इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम बाई आर और u इज इक्वल्स टू का माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच अब नीचे आप बताएंगे नंबर सेकंड भी आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी में आप बताइएगा द सैटेलाइट possesses सम काइनेटिक एनर्जी सेकंड आप बताएंगे काइनेटिक एनर्जी इसमें भी आप वही बता देंगे द सैटेलाइट possesses सम काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन और ये आपको मालूम है कि होती है हाफ mv²। ये कोई महान बात नहीं है ठीक है। अब नीचे एक काम करते हैं फिर एक चीज़ पूछूंगा बट ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट देखें जरा ध्यान से ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला ज़रा चेक करें पीछे पलटे कल ही निकाल रहे थे हम लोग सही है अंडर रूट आर जी उनका है जो बिल्कुल बगल में ही घूम रहे हैं अगली गली में थोड़ा ऊपर चले अंडर रूट आर जी समझ में आ गया कि उनका है मैंने कहा बगल में ही घूम रहे हैं। उसके पहले होगा आर अंडर रूट जी अपॉन आर प्लस एच करके। अब एक काम करो ध्यान से देखो यहाँ आर अंडर रूट जी अपॉन आर प्लस निकाला एक दिक्कत है ये जो फॉर्मूला हमने जी एम के टर्म्स में निकाला है तो जो तुमने फॉर्मूला निकाला है उसके थोड़ा सा ऊपर पहुँचो क्या तो ऐसा दिख रहा है अंडर रूट जी एम अपॉन आर है देख लो जो निकाला है उसके जस्ट ऊपर क्योंकि एक्चुअली उसका इंटेंशन समझ में आ गया मैथमेटिक्स कहती है थोड़ा सिमेट्री मतलब एक फॉर्मूला इस टर्मिनोलॉजी में दूसरा उसमें और निकालो एक से निकालो। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट आपने शायद मेरा अंदाज है आपने निकाली होगी अंडर रूट जी एम बाई आर हाँ ना तो इसका मतलब आपका k इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ
एम और साथ में आपका होगा GM/R, यानी आप कह सकते हैं कि इज इक्वल्स टू, आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या कहोगे तुम, हम ही लिख देते हैं इसको। आप कह सकते हैं GMM/2R, या आप कह सकते हैं GMM/R+H। ये हो गया हमारा नंबर सेकंड। कोई दिक्कत किसी को तो मुझे बताओ। और एक आधा छूट गया बेचारा, ये लो, उसको जाने नहीं देंगे। दिखाए बटौर के इज इक्वल्स टू हाफ mv² बट ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, या बताएंगे v इज इक्वल्स टू √GM/R, इसलिए k इज इक्वल्स टू मिलेगा आपको हाफ mGM/R, या ये हमने कंप्लीट निकाल दिया। सही है। एक बार दिखा देना, बना रही हो के मजेदार। ठीक, जब आप इतना निकाल देते हैं तो एक लास्ट काम करेंगे। दोनों एनर्जी निकल गई, आपका 90% काम हो गया। एक लास्ट और है टोटल। टोटल तो समझ में आ ही रहा होगा, टोटल मतलब टोटल नीचे डाल देना। द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट विल बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट विल बी इक्वल टू दी सम, और कौन सा सम, SUM वाला सम। The total energy of satellite will be equal to the sum of its potential and kinetic energies, यानी ET बराबर हो जाएगा U+K। तो ET बराबर आप निकाल देंगे, चलो सिंपल रख देता हूँ पहले, -GMM/R, और प्लस आप रख देंगे GMM/2R। क्या इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं? बताएं अंशिका, कितना आएगा टोटल? सही कह रहे हैं, तो ध्यान देखें, माइनस का 1 GM/R ये, और प्लस आधा ये है, तो -1 प्लस आधा बराबर माइनस का आधा। कितना आ जाएगा? माइनस का आधा, और जो कुछ भी था वो तो है ही, चाहे आप ऐसे कह दें, और आप कह सकते हैं और -12 GMM/, जब चाहो तब R की जगह आप R+H रख सकते हैं। अब किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, क्योंकि अब दिक्कत तुम्हारी शुरू होगी। ये तो कोई महान काम था ही नहीं, सब रेडीमेड पिछली चीज़ें निकली हुई थी, उनको केवल रख दिया है। सही है। तो यहाँ तो हमने कहा कुछ खास इसलिए नहीं था क्योंकि जब आप लगातार पढ़ रहे हैं, ध्यान दिए, पोटेंशियल एनर्जी हमारी डायरेक्ट कैलकुलेटेड है, सीधा पीछे से फॉर्मूले बोला है तुमने। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², उसमें v का फॉर्मूला निकला पड़ा है। टोटल में क्या किया? टोटल कर दिया, दैट्स ऑल। मेरा जो सवाल है वो उसके बाहर का है। क्या आपको टोटल एनर्जी नज़र आ जाती है? आपको एक महान बात मिलेगी, जो टोटल एनर्जी आ रही है ये आपकी नेगेटिव आ रही है। जो नेगेटिव क्या कहना चाह रहा है? नहीं, एनर्जी में डायरेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एनर्जी होती है, बताओ जोर से बोला, आस्था क्या कह रहे हो? एनर्जी लॉस हो रही है, तो लॉस होने से क्या हुआ? नेगेटिव आ रही है, लॉस हो गई। इस नेगेटिव ही क्यों आई? नेगेटिव साइन शो करता है कि एनर्जी लॉस हो गई है। हो गई है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा लॉस हो जाने से? ठीक है, एक और उल्टा क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत ध्यान से मुझे सोच के बताइएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, वो इस साल भी पूछूंगा, अगले साल भी कम से कम 2 से 3 जगह पूछूंगा। और चूँकि अगला साल अब साल नहीं है, तो कभी भी अगले महीने में कन्वर्ट हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल इनटू काइनेटिक, है ना। इसलिए मैंने कहा आपने जो है बता दें, हाइड्रोजन पढ़ा हुआ है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बताता है कि हाइड्रोजन का ये आपका एटम होता है,
फिर आपके पास ऑर्बिट्स होती हैं क्या आप बता सकते हैं? और हाइड्रोजन के ऑर्बिट में किसी भी हम कहते हैं मान चलें के शेल, एल शेल या एम शेल, इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी भी ऑर्बिट में आपकी En होती है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। सबने यही पढ़ी है, हाँ ना बताएं? यानी अगर आप के शेल में जाएंगे तो के शेल में आपकी एनर्जी होगी E1 लिख देता हूँ, ठीक है ना। E1 1 क्या है स्क्वायर, तो वही का वही है -13.6 EV, है ना। और हाँ, ये बात पढ़ाने के 10 रुपये अतिरिक्त लूँगा। है क्या होती केमिस्ट्री है, मेरा सब्जेक्ट छोड़ना है। अगर आप एल शेल में जाएंगे तो E2 कितनी आएगी? -13.6 अपॉन 4। फिर आप -13.6 को 4 से डिवाइड करो, मेरा ख्याल है लगभग 3.4 आती है। 3.4 आती है। चलो बढ़िया, मान ली मैंने आती होगी। चलो एम में आ जाओ, एम में कितनी होगी? E3 बराबर 9 से डिवाइड करो, 9 4 12.5 है ना भाई, 1.5 के आसपास आएगी। चेक कर लेना, मैं राउंड अप लिख रहा हूँ पहले का, केमिस्ट्री वही अपना नहीं है काम। जब ये आप करते जा रहे हैं फिर इस बात 0.85 के करीब आएगी। यहाँ पर आपकी सारी एनर्जीज आती हैं माइनस में, तो ये माइनस क्यों आती हैं? सबने निकाली है कि नहीं निकाली, पहले बताओ। तो ये क्यों आती है माइनस? फिर मैं तुमसे एक सवाल और पूछूंगा साथ में, और वो पूछूंगा कितनी होती है, पहले क्या होती है और फिर पूछेंगे कितनी होती है। इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से नहीं, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से निकालने के लिए, और सही कहा जाए तो ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी तक ले जाने में जितनी, है ना, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि अपन साइंस में एकदम मज़ेदार वर्ड देंगे। बढ़िया, एनर्जी टू ड्रॉ आउट द इलेक्ट्रॉन। हाँ, केमिस्ट्री हमने पढ़ रखी है भाई। और अगर ऐसा है तो फिर एक बिल्कुल साधारण सी बात करते हैं। यहाँ आप देखेंगे सारी एनर्जीज नेगेटिव हैं। ये नेगेटिव एनर्जीज कहाँ से आती हैं? मैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग चलता हूँ, मैं दो बातें बताता हूँ। नंबर 1, पिछले एक चैप्टर में आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। मैंने आपसे कहा था फोर्स होते हैं दो टाइप के, आइदर द फोर्स में भी पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव फोर्सेज है तो ये बताता है रिपल्शन, क्योंकि ये फोर्स क्रिएट करता है डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का नेचर क्या था? फोर्स की डेफिनेशन ये थी, एन एक्सटर्नल एजेंट विच कॉजेज द चेंज। भैया अगर मैं आपको पुश कर रहा हूँ, मतलब आपका चेंज, आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ा रहा हूँ, तो रिपल्सिव फोर्स हमेशा कैसे होते हैं? पॉजिटिव। याद रखिए, आप पास लिखा भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो बार बार बीच में डिस्कस करने पड़ते हैं। लेकिन जब भी आप अट्रैक्टिव फोर्स लेंगे तो ध्यान दिया, अट्रैक्टिव फोर्स डिस्प्लेसमेंट बढ़ाता नहीं है, ये तो डिस्प्लेसमेंट खत्म कर देता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। दैट्स व्हाई द अट्रैक्टिव फोर्सेज आर टू बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव। अब यही कहानी आती है एनर्जी के लिए। अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है तो इसके कई नाम होते हैं। पहली बात तो पॉजिटिव एनर्जी बताती है ये सिस्टम रिपल्सिव सिस्टम है, और ऐसे ही नेगेटिव एनर्जी आपको शो करती है। ध्यान देखना, अब मैं वर्ड लिख देता हूँ। ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये शो करता है कि ये जो आपका सिस्टम है, ये सिस्टम है अट्रैक्टिव सिस्टम, या फिर ये कहलाता है बाउंड सिस्टम। बाउंड मतलब तो मालूम है ना, बंधा हुआ। और आप चेक कर सकते हैं द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड विद द न्यूक्लियस। फोर्स के टर्म्स में बोलेंगे सो ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर आप कह सकते हैं ड्यू टू द लॉस ऑफ दिस मच एनर्जी। इतनी नेगेटिव एनर्जी शो कर रही है कि इतनी एनर्जी से यहाँ पर बंधा हुआ है। इट इज़ अ बाउंड सिस्टम, अट्रैक्टिव सिस्टम। अगर आप इसे फ्री करना चाहते हैं तो एग्जैक्ट उतनी ही एनर्जी इसे सप्लाई करनी पड़ेगी। क्या सही है? और इसीलिए आप देखेंगे हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी एक मज़ेदार बात है। हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी आती है, तो ध्यान नहीं दिया, जितनी है, जितनी कम पड़ रही है उतनी सप्लाई करो। क्या नेगेटिव का मीनिंग समझ में आ जाता है? हाँ ना, परमानेंटली याद रहेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी क्या बताएंगी, और जब तक ये एनर्जी बनाएगा, इसीलिए ये जो सिस्टम है जिनकी एनर्जी नेगेटिव होती है ये सिस्टम कहलाते हैं स्टेबल सिस्टम, और जिनकी एनर्जी पॉजिटिव होगी
वो सिस्टम कैसे हो जाएंगे, अनस्टेबल सिस्टम। और पॉजिटिव एनर्जी वाले अनस्टेबल सिस्टम कहीं भी आपको दिखाए जा सकते हैं। एक पत्थर उठा के यहाँ पे रख दें, स्टेबल होगा? क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट हैज़ सम एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी। ज़मीन पर रखते 0 होती, यहाँ जाके 10 जूल इसमें पॉजिटिव एडिशनल है, तो अगर है तो ये नीचे जाएगा। आप एक बॉल रख दें ज़मीन पर, एक लात मार दें, क्या ये स्टेबल रहेगी? क्यों नहीं रह रही? बॉल रखी थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, आपने पैर मार दिया, मतलब कुछ बढ़ गई, कुछ पॉजिटिव एनर्जी, स्टेबल नहीं होगा। आप एक चाय का कप यहाँ रख दें, स्टेबल होगा ये सिस्टम या नहीं? थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा हूँ, नहीं होगा। इट विल लूज द एनर्जी इन द एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर के उसमें रिस्पेक्ट में इट हैज़ द पॉजिटिव एनर्जी। तो मैंने कहा कहीं भी, इसलिए मैंने इसको अलग से डिस्कस किया। ये कंसेप्ट आपको ढेरों जगह मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशन में तो हम चल ही रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, क्लियर हो जाते हैं। और इसीलिए ज़रा आप देखें कि इंटरेस्टिंग बात, हमारी एनर्जी कितनी आई है। मेरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब आपके जो अर्थ और वो क्या नाम जाता है, सैटेलाइट है, दीज आर फॉर्मिंग अ स्टेबल, बाउंड और अट्रैक्टिव सिस्टम। तीनों वर्ड्स का घुमा फिरा के कान पकड़ने का मतलब एक ही है। क्या है, क्लियर है? नीचे आप बताइएगा, नीचे आप लिख दें द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज नेगेटिव। लिखें नीचे मजे से, द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज नेगेटिव, दस total energy of satellite is negative, thus the planet and satellite is negative, thus the planet and satellite are forming an attractive, thus the planet and satellite are forming an attractive or bound stable system, an attractive or bound stable system। कोई दिक्कत? और फिर हमने कहा था फिजिक्स है, बाल में से खाल निकाल के उस खाल में दोबारा बाल लगाएंगे, और क्या हमने काम नहीं है, एनालिसिस। क्या तुम्हें ऐसा ध्यान जाता है? इसका मतलब ये भी था। और क्या मीनिंग था जो मैं बात कर रहा था कि अगर इतनी एनर्जी कम पड़ रही है, इतनी एनर्जी दे दोगे तो ये चीज़ बाहर निकल आएगी। ठीक है, केमिस्ट्री में प्रोसेस आयनाइजेशन कहलाती है, तो आप उसका नाम आयनाइजेशन एनर्जी रख देते हैं। सैटेलाइट्स में कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग का मतलब समझ में आ रहा है? इतनी एनर्जी से बंधा था, इतनी दे दोगे बेचारा बाहर भाग जाएगा। एक काम कर दीजिएगा, क्या आपने लिखा था? अच्छा, वो लिख दिया था बाउंड सिस्टम। नीचे पैराग्राफ आप चेंज करके लिख दीजिएगा, इफ दिस मच एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्स, if this much energy is supplied from some external source, then the satellite will escape. If this much energy is supplied from external source, then the satellite will escape. मैं तब होता है escape ही कर देता हूँ, समझ में आ गया होगा। will escape, so it is called binding energy. So it is called binding energy। ठीक, और नीचे आप बताएंगे बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी कितने पे ध्यान जा रहा है? बाइंडिंग एनर्जी बराबर होगी, बड़ा प्लस लगाया ताकि दिखे तुम्हें प्लस, बाकी तो वही है, बाकी क्या। जैसे आयनाइजेशन थी उतना ही दोगे, प्लस 13.6। जितनी कम थी जितनी कम थी उतनी ही दो। तो क्या हो जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू प्लस हाफ GMM अपॉन R प्लस H। ठीक है ना? आज कौन सा डे है? वेडनेसडे। ग्रेविटेशन का एक टेस्ट रखे कल रात में, ताकि तुम्हें सब छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें याद हो जाए थ्योरेटिकल। ठीक है, कल एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा आपके। वही कितने बजे रखेंगे? कितने बजे फ्री हो जाते हो कल? अरे 9 बजे तक तुम क्या करते रहते हो? 8 बजे। हाँ,
इसमें तुम्हारा घूमना थोड़ा ना शामिल है, तुम पूछेंगे बाद यहाँ भटकते फिरते हो प्रेतात्मा जैसे। ठीक है तो 8:30 कर देते हैं, 8:30 तक पहुँच जाएगा ना, नहीं पहुँचेगा? 8:30 कर ले, उसके बाद बेचारे भूख लगे आती है, वो टेस्ट दे दे तो सब ज्ञान भूल जाएगा, बोले भूखे भजन ना हो गोपाला, बोले आप टेस्ट दे रहे हो भजन होते नहीं है। 8:30 से 9:30 का टाइम अलॉट कर दूंगा, उसी 1 घंटे के दौरान आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और फिर याद दिला दूँ, 8:30 बजे से लेकर टेस्ट स्टार्ट होगा। दैट मीन्स वेन एवर यू आर ओपनिंग इट देन इट विल कंटिन्यू फॉर जो भी टाइम आवर्स होंगे 45 मिनट्स के आसपास आपके लिए 45 मिनट मिलेंगे। लेकिन 8:30 से 9:30 का मतलब 9:30 नहीं 9:29 निकालिएगा। मेरे एक आध बिल्कुल चमत्कारी पुरुष होते हैं, वो एकदम 9:30 पे ही बोले देखें आता है कि नहीं। हाँ 29 है 9:30, ठीक है ना। तो एक आपको दिक्कत आएगी, मेरे लिए एक ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे जाके। कौन सा ऐप डाउनलोड कर लोगे? ठीक है, वैसे तो बेचारा इकलौता है, लेकिन फिर भी नहीं अगर पकड़ में आए अश्वेत क्लासेस का तो देखो अपने लेफ्ट में पीछे देखो, उसमें घोड़े दिख जाएंगे, उसमें बनेंगे, उसकी पहचान है ना। ठीक, और इसको आप कर लेंगे तो बता दूंगा, आप पूछ लेंगे मेरे से, जब ऐप डाउनलोड करें तब आप पूछ लेना आज रात में, फिर बता दूंगा आप कैसे टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे। चलें, क्या इतना आपने कर दिया? हाँ ना, पहले इतना बताया, ये कहानी कंप्लीट हो गई, बोलना है। अब आपको एक छोटी चीज़ और कराऊँ कि नहीं कराऊँ ये सोच रहा हूँ। तुम्हारी करा है, इतना करा दिया और भी तुमने करा दिया तो अब नहीं करा है? और भी अच्छा और भी करा है। तेरी फीस कितनी जमा हो गई? ही क्या होता है? 6 है अभी तो। हाँ तो फिर आधे ज़्यादा हो गया, कोटा पूरा हो चुका है। और कौन बेचारा फीस के बिना रह गया है? हर्षवर्धन सिंह, तुम्हारी आ गई नहीं आई? वैसे रोज अगले टर्म में किसका देता? चलो शिवा बादल तुम्हारा करा दो, बस 1-2 टर्न में जय हिंद करेंगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट एंड फुल एंड फाइनल। और बेचारे कौन रह गए? हर्ष तिवारी, तुम्हारा भविष्य क्या कहता है? और हमारे गांव में कौन बजाया जा रहा? खुशी शर्मा, बोल दे आबा बोल। अरे ना ये यूट्यूब पर प्रसारित होता है, लोग कहेंगे बजाय लोग कितना गरीब टाइप का टीचर, बच्चे फीस नहीं देती, खड़े हो गया। बस तो यार मेरी इज्जत का भी ख्याल करो है। चलें तो मैं एक छोटी चीज़ और कराता हूँ, कर लें बेहतर रहोगे। और ये आप कर दीजिएगा केपलर लॉज। टाइम है अपने पास, इसलिए अपन इसको निपटा देते हैं। ठीक है, बाकी हम बता दें जो कीवीज़ वाले हैं मुझे अंदाज़ है उनके पेपर में तो नहीं आएगा, क्योंकि केपलर लॉज आपके इस साल के सिलेबस में से हटाए गए, बट दे आर प्रेजेंट इन वेरियस एग्जामिनेशंस। पढ़ लेते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन केपलर्स लॉज, हाँ वही प्लेनेटरी मोशन के लिए ही है। केपलर लॉ नहीं वही है, केपलर लॉज वही है। केपलर्स लॉ में आप बताइएगा कि डैश मार्क लिख दोगे, केपलर लॉज डैश मार्क में आप लिख दीजिएगा केपलर गेव फॉलोइंग 3 लॉज। नीचे आप बताइएगा केपलर गेव फॉलोइंग 3 लॉज फॉर द प्लेनेटरी मोशन। केपलर गेव फॉलोइंग 3 लॉज फॉर प्लेनेटरी मोशन। gave following 3 laws for planetary motion। नंबर फर्स्ट आप बताता हूँ, प्लेनेटरी मोशन का जो पहला लॉ था वो एक महान लॉ था जो आपसे ये बताता था कि अपन ये मान के चलते हैं जनरली अपनी ऑर्बिट होती है सर्कुलर, बट केपलर मान के चलता था ये ऑर्बिट होती हैं इलिप्टिकल। और इलिप्टिकल अगर अपने को बनानी है तो ये मज़ेदार इलिप्स नहीं है, इलिप्स ऐसा होगा, काला नहीं है यार, वाइट ठीक है, दैट इज कॉल्ड एन इलिप्स। ठीक है ना, अब मैं सही हूँ। तो ये आपका इलिप्स, तो क्या समझ में आया था आपकी ऑर्बिट कैसी भी इलिप्टिकल होगी। दूसरी बात आप देख रहे हैं, जब इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी तो सर्कल में आपके एक सेंटर होता है। सिमिलरली आप जाएंगे किसी भी इलिप्स में 2 सेंटर होते हैं, और चूंकि 2 सेंटर हो जाते हैं तो इसलिए फिर लोग उन्हें सेंटर नहीं कहते। उनमें से एक देखेंगे आप इधर होता है और दूसरा, और इनको आप कहते हैं फोकस।
So हाँ, फोका इज द प्लूरल, ठीक है ना। जब ये दो फोकस आपके होंगे F1 और F2 मान लेते हैं। इसके बाद कुछ चीज़ें और बताता हूँ। इनमें से जब आप इस लाइन पर जाएंगे, ये लाइन आपके लिए कहलाती है मेजर एक्सिस। एक्चुअली क्या है, सर्कल में सिंगल सेंटर था, चारों तरफ रेडियस इक्वल थी, तो उसमें एक ही ऑर्डर से काम चल जाता था हमारा रेडियस से, ठीक है ना। और मैथ वाले कौन कौन है? बढ़िया। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? अब सर्कल भी सिलेबस में होगा कि नहीं है? अच्छा, सर्कल तो गोल है, लुढ़क गया है। ऐसा है क्या? बताओ शिवा बादल, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल? सर्कल नहीं तो एलिप्स ही बता दो। x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू 1। सही कह रहे हैं। इसकी एसेंट्रिसिटी? इसकी एसेंट्रिसिटी 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अंडर रूट। ये बिल्कुल सही जवाब है, ये दिख रहा है पड़ता है। और तुम में से कोई इसका लोटस रोग टर्म बता दो। लेटस रेक्टम L बराबर चलो अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तो पूछोगे हमें क्यों अच्छा लगा। मैं सोचता था मैं फिजिक्स ही खराब पढ़ाता हूँ, तो कुछ नहीं आता, तो मैथ में ही तो कुछ नहीं आता। अब क्या टेंशन। अब अगर कोई कैसा फिजिक्स कैसी पढ़ाते हैं, अच्छी पढ़ाता हूँ, ना तो मैथ में कुछ आता है ना फिजिक्स में, बराबर है ना। ठीक है, पढ़ लीजिएगा ये सब। L/R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, ये सब आते हैं, यही आया होगा। L/R बराबर नहीं था। चले, तो मैंने कहा था ये आपके जो एक्सेस आप डालेंगे एक कहलाएगी आपके लिए मेजर एक्सेस, और ध्यान देखना दूसरी जो एक्सेस है ये आपकी कहलाती है माइनर एक्सेस। उसके बाद इसमें से ये वाला पार्ट होता है सेमी मेजर एक्सेस। सेमी मेजर मतलब समझ में आ रहा होगा। और बाय वालों बताता जाता हूँ, ये कहलाती है बाय का, तो मैथ वालों कौन मालूम। और ये जो आपका आता है, ये मैंने कहा ये कहलाता है सेमी माइनर एक्सेस। ये हो गया। और जो इक्वेशन पढ़ रहे थे वो यही थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप बिल्कुल सही थे, इसने कहा था, तो ये तो समझ में आ जाते हैं। इसलिए केपलर वो आदमी था जिसने कहा कि आपके जो सैटेलाइट हैं उनकी जो ऑर्बिट होती है वो ऑर्बिट कैसी होती है, वो ऑर्बिट सर्कुलर नहीं होती, वो ऑर्बिट होती है इलेप्टिकल। तो ये हो गया आपका, इसका फिगर क्या है समझ में आता है। जो आपका सन होता है, सन सिचुएटेड होता है एट एनी वन ऑफ इट्स फोकस। किसी में इधर होगा, किसी में इधर होगा, मतलब सन नहीं खिसकता। सर्कल या तो इधर की तरफ होगा या इधर की तरफ होगा। छल्ले होते हैं ना, छल्ले इधर या उधर खिसक सकते हैं। कुछ वजह सन कैसे खिसक जाता है, सबके लिए अलग अलग। सन तो वही है, क्या है कि कहानी समझ में आती है। बढ़िया। तो एक काम करो, पहले तुम लॉज लिख दो। एक नंबर मैं वो लिख दिया था, गिव फॉलोइंग 3 लॉज। नंबर फर्स्ट आप लिख दिएगा, प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। और रोहिणी के लिए इलेक्ट्रिकल की स्क्रीन लिख दी है ना। चलो, प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट and the sun is situated at any one of its foci, FOCII, and the sun is situated at any one of its foci. क्या क्लियर हो जाता है, हाँ ना बताएं। अब आप एक लिख दीजिएगा नंबर 2। नंबर सेकंड आप लिख दीजिएगा द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग। नंबर सेकंड आप बताएंगे द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग सन टू प्लेनेट, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सन टू प्लेनेट। Straight line joining sun to the planet sweeps, SWEEPS, sweeps equal areas
in equal time intervals, equal areas in equal time intervals, thus the aerial speed of planet, thus the aerial speed of planet remains constant, thus the aerial speed of planet remains constant। ठीक, नीचे आप बता दीजिएगा डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, डी ए ओवर डी टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लिखना है। मैं भी एक मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, क्या था आपने लिख दिया? हाँ ना बताएं, कोई समस्या कहीं ना कहीं तक नहीं। आप तीसरा लिख दीजिएगा, नंबर थर्ड, नीचे आप लिख दीजिएगा द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, तीसरा आप लिख देंगे द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट अबाउट, the square of time period of planet about the sun is directly proportional to the cube of the square of time period of planet around the sun, तो छूट गया क्या? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड प्लेनेट, मीन एवरेज। मीन में इसको सर्कल सा मान लेते हैं। हाँ, मीन में वही करते हैं, सर्कल का मान लेते हैं, दोनों एवरेज डिस्टेंस ले लेते हैं दोनों साइड के, मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड प्लेनेट। ठीक है, अब जो आपने लॉज लिखे हैं मैं उनकी चर्चा कर देता हूँ, बहुत ध्यान से इधर देखें। सबसे पहला जो लॉ है वो आपसे क्या कहता है मुझे बताएं। सबसे पहला लॉ आपसे कहता है द प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, वो मैं और समझा ही रहा हूँ, तो समझाया जाता दिख रहा होगा, मैंने पूरा फिगर बना दिया है कंप्लीट। इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा होता है आपका प्लेनेट, पहली चीज़। दूसरी बात, सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ इट्स फोकाई, सन कहाँ पर है? किसी एक फोकस पे, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात आपसे कहता है द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट टू सन, ये जो प्लेनेट और सन को लाइन ज्वाइन कर रही है, ये ध्यान देखना, सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया स्वीप करती है। स्वीप करना माने मालूम है भाई? खिसक जाना। स्वीप मतलब झाड़ू लगाना मत समझ लेना, हाँ नहीं होता है बहुत सारे मन में, क्योंकि अभी हम बताते हैं अभी क्रिकेट मैच चल रहा है आजकल, उसमें भी एक शॉट स्वीप शॉट होता है, जब बॉलर बैट्समैन घुटने पे बैठ के, और बिल्कुल उसे झाड़ू शॉट ही कहते हैं, बात अलग है। स्वीप का मतलब ये होता है जैसे आपकी जो घड़ी के कांटे ये स्वीप करते हैं, इसलिए मैंने कहा ये जो आपकी लाइन है याद रखना, स्वीप करती है इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। जैसे आप मान लीजिए 2-2 महीने का टाइम ले लो, कभी भी जैसे 2 महीने में ए से बी आया तो अगले 2 महीने में सी से डी आएगा। क्या दिख रहा है? इनकी चौड़ाई में अंतर है, बिल्कुल होगा, क्योंकि एक रफली ने ट्राइंगल मानो, क्या तुम्हें ध्यान है? ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, और अगर हाफ बेस इंटू हाइट है तो जहाँ बेस बढ़ाओगे वहाँ हाइट कम कर दी, और जहाँ बेस कम कर दी वहाँ हाइट बढ़ा दी। लेकिन ध्यान देखो दोनों साइड के एरिया कैसे आएंगे? सेम। क्या एक कहानी क्लियर हो जाती है? ठीक। अब सेकंड लॉ में काम करें। सेकंड लॉ आपने यहाँ तक लिखा था, क्या आपने लिखा था? स्वीप एरिया दिस 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 लिख दिया था, और उसी के नीचे जरा सी जगह है, क्या थोड़ी जगह, थोड़ी, बस उसमें एक काम कर दें, उसमें लिख दीजिएगा एरिया ASB बराबर एरिया CSD। नहीं आया समझ में? तो भी नीचे फिगर बनाएंगे ना, लिख दें एरिया ASB इज इक्वल्स टू एरिया CSD। अरे ये एरिया ASB और ये एरिया CSD, तुम्हें ऐसा क्या सोचना, बस इतना सा दिखा दिया। और अब तीसरा लॉ चले आए। तीसरा क्या लिखा था आपने?
तीसरा आपने लिखा था स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड रिमेन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, ऐसे ही कुछ लिखा था ना। उसके नीचे लिख दें टी स्क्वायर प्रोपोर्शनेट आर क्यूब। तीसरे लॉ के नीचे आप क्या लिख देंगे, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनेट आर क्यूब, या ज़्यादा हो तो आप बता देंगे और टी स्क्वायर प्रोपोर्शनेट सॉरी इक्वल्स के आर क्यूब। खत्म। अब तुम क्या करोगे, समझ में आ रहा है? हाँ बराबर। ये लो और बड़ा मोटल्ला तगड़ा डायग्राम कर देते हैं। और इलिप्स मेरे जैसा बनेगा। हमारा भी खा गया, मैं कहीं बना के दूँगा। बाद में दोबारा में लिख दो लेट इट इज इलिप्स। सारे दिखा देना, मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस, इससे क्या हमें समझ में आता रहेगा। डायग्राम समझ में आ रहा है ना, क्या क्या बनाना है। एक तो एलिप्स, दोनों एक्सेस जिनमें से एक पे मेजर दूसरे माइनर एक्सेस दिखा दीजिएगा। बाकी वो दिखा देना दो ट्रायंगल, और ये पतले मोटे ट्रायंगल का भी ध्यान रखना, क्योंकि पास में हो हाइट कम है तो बेस ज़्यादा हो, और उधर जाओगे हाइट ज़्यादा करो तो बेस कम कर लेना, ये ध्यान रखना बस। तुम्हारे पेपर पूरे हो गए कि बच गए का? पूरे पेपर हो गए, गुड। तो बधाई हो 12th में आने पर। बाकी सब देखो गरीब बच्चों का भी 11th में लटके। बन गया, हमें ना बताएं। चलो बन गया रास्ता, बढ़िया। तो ये तो अपन ने लॉस थे। अब आते हैं नीचे। नीचे आप पढ़िएगा, एक सिंपल हेडिंग डालिएगा, डेरिवेशन ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ। डेरिवेशन ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। डेरिवेशन ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Derivation of Kepler's third law from Newton's law of gravitation। ठीक, आप केपलर थर्ड लॉ को डिराइव करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ से। इसमें आप लिख दीजिएगा, आप प्लेनेट लिख दो, आप प्लेनेट ऑफ मास m इज रिवॉल्विंग, प्लेनेट ऑफ मास स्मॉल m इज रिवॉल्विंग in an elliptical orbit at a mean distance r from sun। क्या समझ आ रहा है? प्लेनेट आपका एम घूम रहा है इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में, मीन डिस्टेंस मान लिया है क्या है, आर, और फ्रॉम द सन, ये तो मालूम ही है। चलेंगे एक पुरानी कहानी फिर से लिखेंगे। देन द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर इट्स मोशन इज ऑब्टेन्ड। Then the centripetal force for its motion is obtained। सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर इट्स मोशन इज ऑब्टेन्ड, कहाँ से मिलेगा इसको? CPF, ग्रेविटेशन से। लिखते हैं इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन।
आ जाए, कुछ छोटी छोटी बातें मुझे बताइएगा तो अपन चलते जाएंगे। क्या आपको मालूम है CPF होता है, और वैसे लाइन हम पीछे भी 2-3 बार ले चुके हैं। Z इक्वल्स टू कितना होगा, ये होगा आपका GMM अपॉन R स्क्वायर, ये होगा CPF इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन GMM बाई R स्क्वायर। बढ़िया, क्या कैंसिल कर रहे हैं, R से RA कैंसिल कर देते हैं, ये लो, कोई समस्या है ना, तो अभी हो जाएगी एक मिनट बाद। अब मुझे एक बात बताएं, क्या आपको ऐसा याद है एक बार हम सर्कुलर मोशन भी पढ़ा रहे थे और उसमें हमने टेस्ट में पूछा था V इज इक्वल्स टू R ओमेगा प्रूव करें। अगर आपको याद आ जाता है तो एक छोटा सा काम हो जाएगा, ध्यान देखना, V स्क्वायर की जगह लिखा जाएगा, बाकी M और R तो कैंसिल ही हो गए थे। मैंने कहा ये आपका कितना रहेगा, ये रहेगा आपका GM अपॉन R। क्या ऐसा समझ में आ जाता है ना, बढ़िया। अब एक बात और बताएं, पुरानी बातें पूछूंगा सब, क्या आपको ऐसा याद है कि ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड यही होती है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं R का तो क्यूब कर लो मजे से, ओमेगा का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करोगे तो 2 पाई का स्क्वायर, और देखो ध्यान से तुम्हारा डेरिवेशन लगभग आ चुका है। बस केवल इधर उधर करने हैं, T और R शुरू हो जाएगा। चले जाओ यहाँ तक, बस एक आध लाइन और लिखूंगा, 1 या 2 जैसा दिखेगा। कर दिया इतना, हाँ ना बताएं, तो ध्यान देखना, आपका T स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा, T स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर आ जाएंगे, यानी आप कह देंगे 4 पाई स्क्वायर अपॉन GM और डॉट R क्यूब। अभी नहीं दिखा, इसका मतलब आप कह सकते हैं P स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोई दिक्कत, इधर उधर कर लिया बस, T स्क्वायर इज इक्वल्स टू R क्यूब दूसरी साइड कर दिए। आप कहेंगे K क्यों मान लिया भैया, 4 पाई GM सबकी वैल्यू फिक्स है ये ना, और K बराबर ज़्यादा हो तो दिखा देना बगल में, K इज इक्वल्स टू में क्या माना है 4 पाई, और ज़्यादा दिखाना हो तो मैंने कहा था ना एक आध लाइन अब जैसी चाहोगे वैसी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहेगा प्रोपोर्शनेट प्रूव करो, तो मैंने कहा K हटा दो, ये लो, T स्क्वायर इज इक्वल टू KR क्यूब का मतलब यही है कि T स्क्वायर प्रोपोर्शनेट क्या है, R क्यूब है, खत्म, चाहे जैसे कर लो। कर दिया, T स्क्वायर प्रोपोर्शनेट R क्यूब, कोई किसी को ऑब्जेक्शन इसमें। अब एक छोटा सा काम करें, नीचे आप बता दीजिएगा प्रूफ फॉर केपलर्स सेकंड लॉ। नेक्स्ट आप बताएंगे प्रूफ फॉर केपलर्स सेकंड लॉ, ये कंप्लीट हो गया। और केपलर्स सेकंड लॉ अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो सेकंड लॉ पे चले जाते हैं मजे से। सेकंड लॉ अगर आप करेंगे तो चले ध्यान देखें, ये आपसे कह रहा था कि आप इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर लेते हैं। मैं मान चलता हूँ, अब इस F1 की ज़रूरत अपने को नहीं है, ठीक है ना। बाकी माइनर एक्सेस मेजर एक्सेस की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है, तो इनको हटा ही लो, ये बनी रहे दो, इससे क्या दिखता तो भी रहेगा, बराबर का फिगर बनेगा, ठीक है ना। चलो अब हम एक काम करेंगे, हम मान के चलते हैं प्लेनेट आपका 2 पॉइंट्स पर है अलग अलग, और ज़्यादा जो यहाँ जाता है तो चलो उसके हम मान लेते हैं, एक ये लाइन हो गई और एक आपकी ये लाइन हो गई, कुछ भी पॉइंट्स मान लो, ये मैं मान के चलता हूँ लेट इट बी ए, ये मैंने मान लिया B। ज़रा ध्यान देखिएगा, मैं मान के चलता हूँ लेट द पोजीशन वेक्टर इज R, और इसका पोजीशन वेक्टर मान लेता हूँ, इसका है R प्लस DR। क्या है, मेरी बात समझ में आ रही है। अगर इसका वेक्टर मैंने मान लिया कितना है, तो दूसरे का कितना मान लूँगा, प्लस समथिंग, और प्लस समथिंग में मान लूँगा, चूँकि बहुत छोटे पार्ट की बात कर रहे हैं तो हमने कितना लिया DR।
और ट्राइंगल लॉ पढ़ चुके हो। ट्राइंगल लॉ बताता है, इसका मतलब ये जो आपकी साइड है, ये साइड कितनी हो जाएगी, इन दोनों का टोटल उसके बराबर होता है। अपने आप दिख रहा है आर था थोड़ा सा खिसका, तो वेक्टर कितना हो गया आर प्लस डी आर। ठीक है, और आप क्लियर दिखे मैं और बड़ा कर देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। अब तो एक काम कर दें, एक फिगर बना दें। मिल गया, हाँ ना बताओ, आपका फिगर बन गया। बस बता दें, लेट दी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ प्लेनेट, let the position vectors of planet at A and B, let the position vectors of planet at A and B are A R E वाला R, let the position vectors of planet at A and B are vector R and vector R plus vector dr respectively. ठीक है, इसलिए लिख दिया कि बोलने में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। आर वेक्टर आर एंड वेक्टर आर प्लस वेक्टर डी आर रिस्पेक्टिवली। समझ में बात आ गई, यही दिखाएं, इन दोनों की जगह ये है। आप नीचे आइएगा, देन द एरिया स्वेप्ट बाई देन द एरिया स्वेप्ट बाई द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग then the area swept by the straight line joining the planet to the sun, then the area swept by the straight line joining the planet to the sun. प्लेनेट को सन से ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन कितना एरिया स्वीप करेगी, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये एरिया स्वीप करेगी, ये वाला यही एरिया होगा ना। अब मुझे बताएं ये एरिया कितना होगा, किसी को एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम है कितना? कितना जोर से बोला करो यार। 1/2 बेस इंटू हाइट। बढ़िया, क्या आपको ये वेक्टर फॉर्मेट में याद है? क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा की शीट में अपन ने एरिया निकाला है, इसलिए पूछ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन मैंने करा है। तो मैं याद दिलाता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, ये 10th वाले के लिए होता है। हमारा एरिया होता है वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी, और अगर ट्राइंगल में चले आओ तो हाफ कर देंगे, तो समझ में वैसे ही आ रहा होगा, याद आ गया। इसलिए ध्यान देखना है, इसलिए आप लिखेंगे क्या आपने लिखा था, देन दी एरिया स्वेप्ट बाय दिस लाइन, वो दिख रहा होगा एरिया स्वेप्ट बाय दिस लाइन। ठीक है, आपने छोटा सा हम कहते हैं वो माना है क्या, डी आर, इसलिए आपका एरिया स्वेप्ट छोटा सा एरिया कितना होगा, डी इज इक्वल्स टू होगा हाफ वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर डी आर। देखना क्या है, समझ में आता है, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर डी आर, ये एरिया हो गया, नहीं दिख रहा, ये वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर डी आर, और हाफ इसलिए लिया क्योंकि ट्राइंगल है, मैंने पहले कहा। क्या ये क्लियर हो जाता है? हाँ ना। अब अगले इस पे कोई दिक्कत हो तो मैं बताइएगा। नेक्स्ट आ जाएगा, दस एरियल स्पीड ऑफ प्लेनेट
द एरियल स्पीड ऑफ प्लेनेट, एरियल स्पीड ऑफ प्लेनेट एरियल स्पीड माने मालूम है, स्पीड मतलब डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, तो वही आपका वो हो गया एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम। एरियल स्पीड क्या होगी, डी अपॉन डी टी, तो डी टी से डिवाइड कर दो, कहीं भी कर सकते हो उस जगह किया जहाँ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इतने तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब कोई मुझे बताएगा डी आर बाई डी टी क्या होता है। डी आर बाई डी टी फुर्ती से बताओ। यहाँ पे एंगुलर स्पीड नहीं, आर आर का मतलब क्या होता है, रेडियस डिस्टेंस। चलो वेक्टर लगा हुआ है ना, वेलोसिटी होती थी डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, डी जेड बाई डी टी। अब एक्स वाई जेड तुम कहाँ जा रहे हो, तुम जानो, मेरे हिसाब से आर बहुत है, ये लीनियर वेलोसिटी है, कोई समस्या तो नहीं। इसका मतलब आपका डी ए बाई डी टी कितना हो जाएगा, डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू होगा हाफ वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर वी। अब एक छोटी सी बात बता देता हूँ, वो अलग से तो मैंने नहीं पढ़ाई, पर हो सकता है आपने केमिस्ट्री में उसको पढ़ा हो। एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम आता है बोर्स पोस्टलेट में, आता है एम वी आर करके, बोर सेकंड पोस्टलेट है, क्वांटाइजेशन पोस्टलेट एम वी आर बराबर होना चाहिए एन एच अपॉन 2 एन आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है, उसी को इस्तेमाल करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने एंगुलर मोमेंटम अभी आपको पढ़ाया नहीं है। ये इक्वेशन 1 समझ में आ जाती है। नीचे आप बताइएगा बट या एंड लिख दो, एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट। नीचे आप बताएंगे एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट। एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर साइन थीटा। एक्चुअली में वेक्टर फॉर्मेट में आप लिखेंगे तो एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर साइन थीटा, को आर क्रॉस भी कर लिया है। तो वेक्टर एल इज इक्वल्स टू हो गया एम डॉट वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर वी, क्या मिलेगा, हाँ है ना। इसका मतलब ध्यान देखना, इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आर क्रॉस वी कितना होगा। और फिर हमेशा की तरह हम लिखेंगे हैंस, और जैसे ऐसा करना हो तो ऐसा कर देना फ्रॉम 1 and 2, और क्या वैसे डायरेक्ट ही लिख दो फ्रॉम 1 and 2 कर दो। 1 and 2 से आपको क्या मिलेगा, 1 and 2 से आपको मिल जाएगा डी ए बाई डी टी। ध्यान देखना डी ए बाई डी टी कितना आएगा, चेक करो डी ए बाई डी टी कितना था आपका, हाफ एल क्रॉस वी था, सॉरी आर क्रॉस वी था, दिख रहा है। आर क्रॉस वी की जगह हम रख देंगे, ये रहा हाफ आर क्रॉस वी की जगह मेरे को कितना रखना है, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं समझ में आया तो फ्रॉम 1 and 2 कर दो, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं। चले यहाँ तक पहुँच जाए। कोई ट्रबल है आदर्श। अब मुझे एक छोटी सी बात बताएं, हाफ कांस्टेंट है, इतना तो कर दिया आपने। अब मैं एक छोटी सी बात को दिखाने जा रहा हूँ, उसको देखिएगा। क्या आपको ऐसा मालूम है हाफ कांस्टेंट होता है, मास कांस्टेंट होता है,
और चलो छोड़ो बाकी सब, क्या तूने पहला चैप्टर पढ़ा है? पहले चैप्टर में आपको बताया गया होगा 4 फंडामेंटल कंजर्वेशन लॉज। पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इन 3 को हम डिटेल में भी पढ़ा चुके हैं। और चौथा होता था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो दिख रहा होगा एंगुलर मोमेंटम कैसा रहता है, कंजर्व या कांस्टेंट। नीचे से एक लाइन लिख दो, बट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट, but the angular momentum of planet remains conserved or constant, but the angular momentum of the planet remains conserved or constant. Angular momentum of the planet remains conserved or constant, thus the quantity remains conserved or constant, thus the quantity, और कौन सी क्वांटिटी, half L by m is a constant, thus the quantity half vector L by m is a constant। नहीं आया समझ में भैया? ये हाफ और m तो वैसे ही कांस्टेंट है, L कह रहा हूँ कंजर्वेशन और मोमेंटम होगा, ये भी कंजर्व होगा। यानी पूरा का पूरा ये क्या है, ये पूरा का पूरा है। तो यही तो तुम्हारा लॉ था, और क्या था? बस नीचे बता दो, दस डी अपॉन डी टी, यानी एरियल स्पीड ऑफ प्लेनेट कैसी बनी रहेगी? हाँ लागत चलिए कोई दिक्कत नहीं, उसको तो सेव करके बंद कर देना। क्या मिल गया मुझे बताएं? हैं? अच्छा मीटिंग चल, तो मैं मीटिंग कर लूँगा। क्या मिल जाता है? डी बाई डी टी कॉन्स्टेंट। तो आपके दोनों जो लॉज थे हम कहते हैं वो कैसे हो जाते हैं, प्रूव हो जाते हैं। अब किसी को कोई समस्या, बस एक छोटी हेडिंग और डालो और अगली डाल दीजिएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगली हेडिंग आप डालेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ। अब उल्टा चलेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जाओगे फ्रॉम केपलर्स लॉ में, उल्टा क्या जाएंगे? पिछली बार आओ ध्यान है, हमने न्यूटन्स लॉ से केपलर एस्टेब्लिश किया था, अब मैं एस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ न्यूटन्स लॉ फ्रॉम केपलर। देखें आता है कि नहीं। एक काम कर दीजिएगा, इसमें आप लिख दीजिएगा इफ आ प्लेनेट इज रिवॉल्विंग, लिख दो इफ आ प्लेनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन then it requires a centripetal force. If a planet is revolving around the sun then it requires a centripetal force. इसमें तो किसी को शंका नहीं होगी, इतने दिनों में कर रहे हो, घूम रहा है तो इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और वो फोर्स कितना चाहिए? चाहे एम वी स्क्वायर बाई आर लिखो, चाहे डायरेक्ट ये वाला फॉर्म इस्तेमाल कर लूँगा। ये याद है, ये वाला भूल गए, याद है ना? लिख दें, क्या लिख दिया? रिक्वायर्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स एफ इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक, अब क्या आपको ऐसा याद है कि ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाई टी। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, यानी एफ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर का मतलब 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर डॉट आर। क्या हो गया? कोई समस्या? सही है। वैल्यू रख दें आराम से। और कौन सी वैल्यू रख दी आपने? एम इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर आर। अब हम केपलर लॉ से स्टार्ट करेंगे। अभी आप 1 मिनट पहले प्रूव करके आए टी स्क्वायर प्रोपोर्शनेट आर क्यूब होता है। नीचे बताइएगा बट फ्रॉम केपलर्स लॉ। नीचे आप बताएंगे बट फ्रॉम केपलर्स लॉ टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के आर क्यूब। बट फ्रॉम केपलर्स लॉ टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के आर क्यूब। हेंस क्या मिलेगा? एफ इज इक्वल्स टू होगा एम 4 पाई स्क्वायर अपॉन
KR³ डॉट R, यानी मैं कहना चाह रहा हूँ F इज इक्वल्स टू होगा 4π² K, और साथ में होंगे आपके M/R², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब थोड़ी मैथ्स और थोड़ा लॉजिक, ये दोनों मिलके बन जाएंगे अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, इतने तो कहीं परेशानी नहीं होगी, हाँ है ना, बताएं। अगर नहीं है तो एक बात ध्यान रखें कि आपको ऐसा समझ में आता है कि आपका F इज इक्वल्स टू दिस मच M/R², ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। इसका मतलब आपका फोर्स ऑन द प्लेनेट वो किसके प्रोपोर्शनेट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द प्लेनेट है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। साफ समझ में आ रहा है। हम लगभग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। क्या आपको जाने ग्रेविटेशनल फोर्स एक इंटरएक्टिव फोर्स है। इंटरएक्टिव मतलब अगर आप मुझ पर लगाएंगे तो मैं आप पर लगाऊंगा। इसका मतलब अगर प्लेनेट पे लगने वाला फोर्स इसके मास के प्रोपोर्शनेट है तो सन पे लगने वाला फोर्स उसके मास के प्रोपोर्शनेट होगा। तो नीचे आप बताइएगा 10, नीचे आप बताएंगे 10 द फोर्स ऑन प्लेनेट, 10 the force on planet is directly proportional to its mass, thus the force on planet is directly proportional to its mass, full stop, as the force of gravitation is, as the force of gravitation is a force of, as the force of gravitation is a force of mutual interaction, force of gravitation is a force of mutual interaction। पहले तो मुझे आप बताएं क्या इसका मतलब समझ में आता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? फोर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन है, यानी हम तुम पर और तुम हम पर। तो आगे चले हम। फोर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन, thus the force experienced by sun, thus the force experienced by sun will be equal to, thus the force on sun या experienced by sun ऐसा कुछ लिख दिया होगा, will be equal to नहीं, will be directly proportional to, sorry, will be directly proportional to the mass of sun, will be directly proportional to the mass of the sun, that is वो प्लेनेट का था पहला वाला, ये सन का है। फोर्स ऑन मास कितना, सॉरी फोर्स ऑन सन कितना होगा? प्रोपोर्शनेट टू कैपिटल एम कर दिया है, कैपिटल एम दिख रहा है ना, अपॉन R², या आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आप इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, और कंबाइन कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। इसमें कहा था थोड़ा लॉजिक, थोड़ी मैथ्स। क्या आपको ध्यान है, जो फोर्स मैं आप पर लगाऊंगा, जो आप मुझ पर लगाएंगे, न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। इसका फोर्स इसके प्रोपोर्शनेट है, इसका इसके प्रोपोर्शनेट है, एक बड़ा है एक छोटा है। इसका मतलब दोनों कंबाइन करो, दोनों स्टेटमेंट्स को, और दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करोगे तो आप क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2। एक्चुअली आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। एफ प्रोपोर्शनेट इसके भी है, और यानी कि एफ प्रोपोर्शनेट, चलो ऐसा लिख देते हैं, M/R²। अब मुझे बताएं कितनों को याद आता है? यही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। फोर्स प्रोपोर्शनेट M1 M2/R², बस जी है तो कांस्टेंट है, बाद में निकाल रखा है, एग्जाम में लेकर लिखा है, निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। नीचे आपको क्या है समझ में आता है, एफ प्रोपोर्शनेट MM/R², ये कंबाइन कर दिया दोनों को,
बस एक लास्ट लाइन लिख देंगे, दस द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, thus the force of gravitation is directly proportional to the product of masses. Force of gravitation is directly proportional to the product of masses and directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance and inversely proportional to the square of distance between the planet and the sun. Full stop. Which is Newton's law of gravitation is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between क्या था स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड द सन। और आगे आप बता देंगे विच इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, विच इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो आपका न्यूटन्स लॉ है ये कंफर्म हो गया हमें, ठीक। मुझे ऐसा लगता है लगभग आपके चैप्टर हिसाब से जो सिलेबस था उसमें तो एंड अप है, ठीक है। अब आपको क्या कराने, अब आपको कराएंगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स, है ना। तो